हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है। जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल था, स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमने किया कि एक सुपीरियर है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। इसी तरह सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट एक टाइम पर कितने मास्टर्स हैं, कितने सुपीरियर हैं, इनके ऑर्डर को फॉलो कर सकता है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? सबऑर्डिनेट के साथ रिलेटेड है। यूनिटी इन कमांड मीनिंग क्या बना कि जो कमांड देने वाला है कमांड एक ही होना चाहिए। अगर एक कमांड देगा इसके साथ सबऑर्डिनेट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मल्टीपल कमांड को जे क्रिटिसाइज करते हैं एंड जे यूनिटी ऑफ कमांड को फेवर करते हैं। तो पहले करते हैं हम मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो यूनिटी ऑफ कमांड है इसको हेनरी फ्योल ने अपने जो थ्योरी है उसमें दिया था। उसके जो 14 प्रिंसिपल है इनमें से यूनिटी ऑफ कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ही इज द प्राइम एडवोकेटर ऑफ दिस प्रिंसिपल। उन्होंने ही इसको सबसे ज्यादा प्रपोंड किया है, इसको पॉपुलराइज किया है। तो जो हेनरी फ्योल है वो यही मानते हैं कि एक सबऑर्डिनेट एक मास्टर को ही सर्व कर सकता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड इट होल्ड्स that an employee should subordinate to only one superior। एक subordinate एक टाइम में सिर्फ एक superior को ही फॉलो कर सकता है and receives orders and directions from one superior only। और एक superior से ही वो order and direction है वो फॉलो करे, तभी यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इससे जो एम्प्लॉय है उसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। उसके माइंड को पता है कि मैंने किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। जो उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो, हमको 2 और 3 मैनेजर्स हैं वो डायरेक्शन देंगे, तो इसके साथ क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज होता है, उसको नहीं पता ABC किस मैनेजर की वो बात माने। तो इसीलिए जी किसको फॉलो करती है? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। कहते हैं एन एम्प्लॉय कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स एट अ टाइम। एक टाइम पर कभी भी एक एम्प्लॉय 2 मास्टर को सर्व नहीं कर सकता, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो इससे काम एफिशिएंटली नहीं होता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है जे भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। तो जो फिफ्नर हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को? वो कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should report to one and only one leader। मीनिंग वो किसको कमांड करेगा? एक पर्सन है वो एक पर्सन को ही रिपोर्ट करेगा, वन एंड ओनली वन लीडर। एक ही लीडर हो सकता है, एक ही सुपीरियर हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन एडरेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल of organization, there emerges the possibility that authority may be undermined and discipline may be in jeopardy। मीनिंग अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, नॉन अडहेरेंस, तो इस प्रिंसिपल से क्या होगा? हमने नहीं माना तो इसके साथ जो अथॉरिटी है अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी और डिसिप्लिन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता है। और इसके साथ ही क्या प्रॉब्लम होती है? एडमिनिस्ट्रेशन कैन सफर फ्रॉम इनएफिशिएंसी और इवन अ वर्चुअल ब्रेकडाउन। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाए। इसीलिए जरूरत है यूनिटी ऑफ कमांड के, जिससे जो एम्प्लॉय हैं उनको भी अपने लीडर का पता है, उनको अपने पर्पस का पता है, उनको डायरेक्शंस का पता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है। तो जब हमारे प्लान ऑब्जेक्टिव पता होंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही डिमांड करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो इसकी क्या मेरिट्स हैं? मेरिट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स
एंड कंफ्यूजन इन ऑर्डर्स, मीनिंग जो भी यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं उनमें कभी भी कंफ्लिक्ट और कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि मेरे दो लीडर नहीं है, मेरा एक ही मास्टर है और मुझको उससे ही ऑर्डर को फॉलो करना है। तो अगर मान लो दो मैनेजर हैं, मैनेजर ए मैनेजर बी, तो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय क्या करेगा, वो ए को फॉलो करे या बी को फॉलो करो, ए कुछ और कहता है बी कुछ और कहेगा, क्योंकि हर एक मैनेजर के काम करने का वे उसके पर्सनल इंटरेस्ट और डिसलाइक्स लाइक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है मैनेजर ए है वो क्वांटिटी को प्रेफर करता हो, मैनेजर बी है वो क्वालिटी को प्रेफर करता हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो एम्प्लॉय है वो क्वांटिटी इंक्रीज करे या प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करे, वो किस तरफ जाए उसको खुद को नहीं पता चलेगा, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि उसने क्वालिटी इंप्रूव करनी है या क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। तो इससे क्या होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड में ना ही कोई कंफ्यूजन होती है ना ही कोई कन्फ्लिक्शन होती है। नंबर 2, it enables the superior to exercise effective supervision over the employees। इसके साथ ही जो सुपीरियर है उसको पता है जिस सबॉर्डिनेट मेरे अंडर आता है मुझको ही डायरेक्शंस देनी है, मुझको ही इसका काम चेक करना है, हर एक काम के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इसके साथ क्या होता है, सुपरवाइजर को भी पता होता है कि उसको मैंने सुपरवाइज करना है, वो इफेक्टिव वे से सुपरवाइज करता है। अगर वो काम सही नहीं करा तो उसके लिए जो एक लीडर है, एक सुपीरियर है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटर्मिन करना भी इजी है। अगर मान लो एक एम्प्लॉय के 2 बॉस होंगे तो 2 सुपीरियर हैं, तो ए सुपीरियर कहेगा बी रिस्पॉन्सिबल है, बी कहेगा ए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें कंफ्यूजन भी है। और जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिटर्मिन नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज क्लियर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब यूनिटी ऑफ कमांड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है, क्लियरली फिक्स हो रही है। एक एम्प्लॉय को पता है कि मुझको किसको फॉलो करना है और सुपीरियर को भी पता है मुझको किसको डायरेक्शंस देनी है और उसके काम के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इस तरह जब यूनिटी ऑफ कमांड होती है तो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्लूरल कमांड होगी तो वो किसी के तरफ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरत किसकी होती है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड हो जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन होगी, सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, इनमें अच्छी कोऑपरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि उनको पता है हमने ही एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन से काम करना है। अगर हमको अपनी टीम का पता है तो हम टीम के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज अवॉइड अननेसेसरी डिले। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए डिले होती है वो भी अवॉइड हो जाती है। एक ही मास्टर है, मास्टर से हमने ऑर्डर लेने हैं तो वो काम जल्दी कराने के लिए उसको पता है डिसीजन मैंने लेने हैं, मैं अपने डिसीजन के लिए किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसके साथ ही डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं और डिले को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरिट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो यूनिटी ऑफ कमांड है इसके बहुत ज्यादा मेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ थिंकर्स हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल FW टेलर हैं, वो तो इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं अगर हम किसी फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वर्क ही नहीं करता, और वो क्या चाहते हैं, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे टेक्निकल सर्विसेज इंक्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शंस हैं, सुपरविजन है, वैसे ही होने चाहिए। तो उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें फंक्शनल डायरेक्शन एंड सुपरविजन की जाती है, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की सुपरवाइज कहे हैं, जिसमें कहा है कि हर एक पर्सन है 8 सुपरवाइजर को फॉलो करेगा। जैसे गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉक्स हो गया, इंस्पेक्टर बॉस हो गया। तो इस तरह उन्होंने 8 टाइप्स के पर्संस को डिफाइन किया है जिस
के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड तो हुए नहीं, मल्टीपल कमांड को वो फेवर करते हैं। एंड जो सैकलर हडसन है वो भी क्या करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट हैज मैनी बॉसेस। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा बॉस होते हैं, क्योंकि आज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है। एंड ही कैन निग्लेक्ट नन ऑफ देम, और एक एम्प्लॉय किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता है। फ्रॉम वन ही मे रिसीव पॉलिसी ऑर्डर, एक बॉस से पॉलिसी ऑर्डर ले रहा है। एंड फ्रॉम अनदर पर्सनल, कि उसके अंडर कितने पर्सन आएंगे, कौन से पर्सन आएंगे। फ्रॉम अ थर्ड, बजट के लिए डिस्कस हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए बजट कितना होगा। एंड फ्रॉम अ फोर्थ, सप्लाईज, उसके लिए कैसी सप्लाई होगी, कैसे इक्विपमेंट होंगे। तो इस तरह डिफरेंट पर्सन से वो ऑर्डर है, ऑर्डर रिसीव कर रहा है। तो इनमें से वो किसको डिनाई करेगा, किसी को भी नहीं कर सकता। अगर वो 4-5 पर्सन से ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो यूनिटी ऑफ कमांड कहां गई। तो इसका मीनिंग हो गया, आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि आज के टाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लिमिट करते हैं द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर इंक्रीजिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज की ऑर्गेनाइजेशन है साइज वाइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इंक्रीज कर चुकी हैं। एंड हर एक मैटर के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो स्पेशलिस्ट आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे डिवाइड कर दिया। एक स्पेशलिस्ट है वो लीगल डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं। टेक्निकली पर्सोनल है वो इंक्रीज हो चुके हैं, जिस वजह से क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ये अंडरमाइन हो चुका है। इसीलिए ये कहा जा रहा है आज के टाइम में एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड इन अ डिलेमा एज टू होम ही शुड फॉलो। एक एम्प्लॉय को यही नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल कमांड है, कि वो किसको फॉलो करे, व्हाट टू फॉलो, किसके लिए फॉलो करे, एंड व्हेन टू फॉलो, वो कब फॉलो करे। उसको 5-7 जो उसके सुपरवाइजर हैं, बॉस है, उनमें से एम्प्लॉय किसको फॉलो करेगा, कब फॉलो करेगा, कितना फॉलो करेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे तो जो एम्प्लॉय का जो प्रॉब्लम है इससे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसके लिए क्या सोल्यूशन है, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाए। तो विद दिस हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डेलीगेशन अथॉरिटी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।